सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वविद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप होंगे व्यस्त, कर रहे होंगे आप अपनी तैयारी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने मैंने आपसे चर्चा की थी किसकी बोले तो द्विगु समास की और कर्मधारय समास की। आज हम जोड़ते हैं आपको, जो आज एकदम समास की इति करनी है, ऐसे विश्वास के साथ आया हूँ, क्योंकि 2-3 पार्ट आपके हो गए हैं। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आपको बोर ना फील हो। वैसे भी आप पढ़ने लिखने वाले विद्वान लोग हैं, तो आपको बोरिंग तो होता नहीं होगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सूत्र है पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम समास पढ़ने वाले हैं। समास में आज हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। कौन सा? तो हम द्वंद्व समास, वाह, कौन सा? आज हम द्वंद्व से ही शुरुआत करेंगे। क्या बात है! द्वंद्व समास शुरुआत ही हम द्वंद्व से कर रहे हैं, याद रखना। कहते नहीं आपसी द्वंद्व, आपस में जो द्वंद्व हो, है समझ रहे ना? हाँ, कहते हैं दो लोगों में द्वंद्व हो रहा हो, आपस में द्वंद्व, वही है द्वंद्व समास। तो इसमें कहते हैं कि कभी कभी द्वंद्व तभी होता है जब एक दूसरे को एक दूसरे से हमेशा मजबूत मानते हैं, ज्यादा मानते हैं कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, इस टाइप का जब होता है तो वहां हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। जब आपसी तालमेल बढ़िया होता है तो वहां द्वंद्व कहाँ से? और जब दोनों हीरो हैं, अब जब द्वंद्व तभी होगा जब कोई मूवी देखते हैं, विलन विलन भी अपने आप को बढ़िया मस्त एकदम ताकतवर समझता है, और जो हीरो होता है वो भी ताकतवर समझता है। तो अक्सर हर दूसरे दिन देखते होंगे, लड़ाई वड़ाई होती रहती है दोनों में, है कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी को चीज़ को लेकर। तो ये आपसी द्वंद्व बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को हीरो समझ रहा है, ये भी अपने आप को हीरो समझ रहा है। और यहाँ पर हीरो कौन समझेगा? तो द्वंद्व समास में कुछ ऐसे होगा दोस्तों, कि यहाँ पर भी आपको, एक तो आप जानते हैं एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब इसमें दोनों अपनी प्रधानता दिखलाएंगे, हैं दोनों एकदम हीरो बनेंगे, मैं बड़ा हूं, कहेगा मैं बड़ा हूं, इसी टाइप का। तो इसीलिए कहते हैं कि द्वंद्व समास इसीलिए नाम पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि उभय पदार्थ प्रधानो, क्या? उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। समझ में आया? द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसमें उभय मतलब दोनों, दोनों बोले तो पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की प्रधानता जहां पर दिखलाई जाए, वहां पे समास कौन सा होता है? वहां पे होता है उभय पदार्थ, दोनों पद के अर्थ की जहां पर प्रधानों में प्रधानता हो, वहां पे समास होता है आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है वहां पे? आपका द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास करने वाला एक सूत्र और होता है, वो सूत्र कुछ ऐसा है, वो कहते हैं कौन सा? तो कहते हैं चार्थे द्वंद्व। ये तो जो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, ये समास की परिभाषा बताता है कि जहां पर दोनों पदों की प्रधानता पाई जाए, दिखलाई जाए, वहां पे समास आपका द्वंद्व होता है। और ये जो होता है द्वंद्व समास करने वाला सूत्र, कहते हैं चार्थे द्वंद्व। क्या बोलते हैं? चार्थे द्वंद्व। समझ में आया? चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व मतलब जहां पे चा अर्थ हो। चा मतलब और, समझ में आया? इसमें क्या होगा, चा अर्थ आएगा, बार बार बीच में चा शब्द का प्रयोग होगा, वहां पे द्वंद्व समास होगा, याद रखना। चार थे द्वंद्व इसीलिए कहा गया है। और जब बात करते हैं इसके द्वंद्व समास के भेदोपभेद की, तो भैया इसके फिर प्रकार क्या बतलाते हैं? वैसे तो मुख्य रूप से इसके मुख्यतया दो प्रकार होते हैं, किंतु एक शेष एक द्वंद्व होता है, उसको लेकर तीन मान लेते हैं। कहते हैं पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा होता है कौन सा? कहते हैं समाहार द्वंद्व समास। कौन सा? समाहार द्वंद्व। कौन सा? समाहार द्वंद्व। और जो तीसरा जो मान लिए हैं, वो कहते हैं एक शेष द्वंद्व। कौन सा?
एक शेष द्वंद्व समास, समझ में आया। इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास, ये हैं आपके सारे, मतलब एक छोटा सा इसका रूप है द्वंद्व समास का। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, सबका अपना अलग अलग उदाहरण देखते हैं। पहले इतरेतर पढ़ेंगे, फिर समाहार, फिर द्वंद्व, फिर एक शेष। ठीक है जी, चलते हैं, देखते हैं आगे। अब पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा है भैया, कौन सा? तो कहेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, नाम से ही पता चल गया। इतर इतर, इतरेतर, इतर इतर, इतरेतर। इतर इतर मतलब जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। अब दोनों पद में जहां पर क्या हो, इतर इतर मतलब दोनों पद अलग अलग अपनी प्रधानता रख रहे होंगे। दोनों पद क्या होगा, अपनी प्रधानता अलग अलग रख रहे होंगे। मतलब पूर्व पद अपनी अलग प्रधानता रखेगा, ये अपनी अलग प्रधानता रखेगा। मतलब दोनों पद की प्रधानताओं से भी उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा कहा गया है। तो यहाँ पर लेकिन दोनों अलग अलग प्रधानता रखेंगे। कौन कौन से? पूर्व पद और इतर इतर अलग अलग। पूर्व पद अपना अलग अर्थ देगा और उत्तर पद आपका अलग अर्थ देगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो समास होगा वो कैसा होता है, तो आप कहते हैं वहां पर आपका होता है इतरेतर द्वंद्व समास। एक उदाहरण के माध्यम से जैसे हम समझ लेते हैं। उदाहरण हम पश्यतु, जैसे कहते हैं सीतारामो, क्या कहते हैं? सीतारामो कहा गया, ध्यान देना, सीता रामो। यहाँ पे क्या है, सीता च रामश्च, क्योंकि चार थे द्वंद्व, तो सीता च रामश्च। ठीक है जी, सीता च रामश्च, सीता और राम। समझ में आया? कौन? सीता अपनी अलग विशेषता है, राम अपना अलग अर्थ लिए हुआ है। दोनों अलग अलग अर्थ लेके आए हैं, इतरेतर अर्थ लेके आए हैं। यहाँ समास कौन सा हो रहा है? यहाँ पे समास हो रहा है आपका कौन सा कौन सा कौन सा? बोलो बोलो बोलो। तो आप कहोगे भाई साहब इतरेतर द्वंद्व हो रहा है। ठीक है जी, जैसे धर्मार्थो, क्या है? वो अक्सर इसमें लास्टों में द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं, अर्थो, धर्मार्थो, धर्मार्थो। तो कहते हैं धर्मम च, क्या कहेंगे? धर्मश्च अर्थश्च। ठीक है जी, धर्म और अर्थ, धर्मार्थो। देखो धर्म अपना अलग अर्थ लिए है, अर्थ अपना अलग अर्थ लिए, दोनों अपना अलग अलग अर्थ रखेंगे, इतरेतर अर्थ रखेंगे। तो वहां पे समास कौन सा होगा? आपका हो जाता है इतरेतर। जैसे कृष्णार्जुनो, क्या है? क्या है? कृष्णार्जुनो। कृष्णार्जुनो में कौन सा समास भैया? कृष्णार्जुनो में इसमें भी वही समास होगा। कौन सा? कृष्णार्जुनो में कृष्णश्च, क्या होगा? कृष्णश्च अर्जुनश्च। समझ में आया? कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन दोनों अपना अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं। अतः यहाँ पे समास कौन सा होगा? तो यहाँ पे समास होगा आपका इतरेतर द्वंद्व समास होगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे वाणी विनायको, क्या कहते हैं? कहते हैं वाणी विनायको। चलो, वाणी और विनायक, देखो दोनों अलग अलग अपना अर्थ रख रहे हैं। एक वाणी है, एक विनायक है, दोनों अपना अलग अलग अर्थ लिए हैं। वाणी, तो वाणी चा, वाणी चा विनायकश्च। ठीक है जी, विनायकश्च। समास कौन सा? तो द्वंद्व समास। तो कौन सा द्वंद्व कहेंगे? इतरेतर द्वंद्व। समझ में आया? समझे कि नहीं? चाहे वाणी विनायको, सीतारामो, धर्मार्थो, रामकृष्णो, और वाणी विनायको, और ये देवासुरो, देवश्च असुरश्च, लिख लो देवासुरो, इसको लिख लो उदाहरण में, देवासुरो। ठीक है, देवश्च असुरश्च, देव और असुर। समझ में आया? देवश्च असुरश्च। समझे कि नहीं? जैसे शिव केशव, एक कुछ उदाहरण में ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाने का प्रयास करूंगा, बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपके टेलीनामक ग्राम पर। समझे? तो और देख लेते हैं।
जैसे कहते हैं शिव केशव लिख लो, क्या शिव केशव, कौन सा समास है शिव केशव में? तो माफ कीजिएगा, केशव, शिवश्च, स्वास्थ्य सही नहीं है, शिवश्च आपका प्यार है कि हम आ जाते हैं, शिवश्च केशवश्च, ठीक है जी। शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव दोनों की बात की जा रही है, दोनों अपना अलग अलग अर्थ रख रहे हैं, अलग अलग इनकी प्रधानता है, इनके अलग अलग अर्थ है, शिव का अलग अर्थ है, केशव का अलग अर्थ है। तो यहाँ पे शिव केशव हो गया, यहाँ पे समास कौन सा होगा? तो आप कहोगे यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा, जैसे राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य, तो आप जानते ही हैं। भीमार्जुनो भीमश्च अर्जुनश्च हो जाएगा। जैसे आपका होता है एक नर नारियो, इसको लिख लो, नर नार्यो, नर नार्यो, नरश्च नारीचा, लिख लो, नरश्च नारीचा, समझे? नरश्च नारीचा, ये सब नर नार्यो, शिव केशो, भीमार्जुनो, जायापति, इसको लिख लेना, क्या जायापति में कौन सा समास है, याद रखो। जायापति में कौन सा समास है बताओ? जाया और पति, ठीक है। जायापति, इसी को ही हम जमपति, जमपति, जमपति भी बोलते हैं, इसी को हम दंपति भी बोलते हैं। याद रखना, भूलना नहीं, कुछ भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है जी। जमपति, दंपति, जायापति इत्यादि ये सब हैं, ठीक है जी। तो ये सारे नर नारियों, जायापति, जायाचा पति, जायाचा पतिचा, क्या होगा? जायाचा पतिचा, जायाचा, लिख लोगे क्या? क्या लिख लेंगे जी? कहेंगे जायाचा पतिश्च, जायाचा, इसका सबका एक, सबका विग्रह एक ही होगा, सबका विग्रह एक होगा, जायाचा पतिश्च, समझे? जायश्च पतिश्च, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जायापति, दंपति, जमपति, ठीक है। ये सब आपके उदाहरण हैं, किनके? ये सब आपके द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण जो अपना अलग इतर 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 अर्थ रखता हो भैया, कौन सा अर्थ रखता हो? तो कहते हैं इतर इतर अर्थ रखता हो, वो क्या है आपका? वो आपका सीधा सीधा आपका जो होता है वो आपका हो जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा हो जाता? हाँ जी, समझ में आया? नर नारियो, जायापति, जमपति, दंपति, जमपति, दंपति, भैया याद रखना, हमारे दंपतियों, हमारे जमपतियों, जायापतियों, याद रखना। ये समास कौन सा होता है? तो बताओगे बताओगे, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, ठीक है जी। ये सब है आपका द्वंद्व समास। आगे चलते हैं, अगला कौन सा आता है? तो समाहार, दूसर का कौन सा पढ़े थे हम लोग? हम लोग समाहार द्वंद्व पढ़े थे। कौन सा? समाहार द्वंद्व पढ़े। कौन सा? समाहार द्वंद्व, समाहार। समाहार मतलब जहां पर समूह का बोध कराए वो समाहार होता है। समाहार द्वंद्व क्या होगा? यहाँ पे इस समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा भैया? समूह का बोध कराएगा। जैसे पाणिपादम, जैसे क्या? ये उदाहरण लिखो, जैसे पाणिपादम, पाणिपादम, हाँ जी।
पाणिपादम में समास कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे समास बताओगे आप केवल और केवल कौन सा, तो कहोगे समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे आपका रथिकाश्वारोहणम, या इसको लिख लेना, रथिकाश्वारोहणम। रथिकाश्वारो ठीक है, रथिकाश्वारोहणम अहिनकुलम, सब लिख लो भैया, अहि अहि नकुलम, पाणिपादम, रथिकाश्वारोहणम, और उसके बाद आपका जैसे अहोरात्रम, क्या है, अहोरात्रम, क्या, जैसे पाणिपादम है तो पाणिचा पादम चा तेषाम समाहार, तो समाहार का बोध, समा या तेषाम समाहारा, रथिका स्वर हम रथिका चा, याद रखना इसका क्या होगा, रथिका चा, रथिका चा अश्वारोही चा, याद रखना, रथिका चा अश्वारोही चा। इसमें क्या है, देखो समाहार, इसमें दोनों का बोध करा रहा है, समूह का, कि कोई सेना है उसमें रथिक भी है, रथ वाले जो रथ पे चल रहे हैं, और अश्वारोही जो अश्व पे मतलब घोड़े पर भी जो चल रहे हैं, उन सबका समूह है, उस सबके समूह क्या बोलते हैं, रथिकाश्वारोहणम। तो तभी तो समाहार द्वंद्व हुआ, जहां पर समूह बता रहा है, पाणी चा पादम चा तेषाम, तेषाम समाहार, पाणी पादम, पाणी और मतलब हाथ और पैर के साथ साथ संपूर्ण शरीर की बात की जा रही है, मतलब पाणी और पैर और हाथ का समूह की बात की जा रही है, किसी एक की अलग अलग बात नहीं की जा रही है, ऐसा समाहारा लिखा है। ठीक है जी, समझे। जैसे आपका है अहि नकुलम, अहि ही चा नकुलश्च, अहि ही चा, अहि मतलब होता है सांप सर्प, अहि ही चा नकुलश्च नेवला होता है, नकुलश्च। ठीक है जी, अहि मतलब सांप और नकुले का समूह की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे अब आपका है अहोरात्रम, अहह च रात्रिश्च, क्या होगा जी, अहोरात्रम अहश्च, अहश्च रात्रिश्च, क्या होगा, दिन और रात का समूह, अहश्च रात्रिश्च तेषाम समाहारः च, तेषाम समाहारः च, तेषाम समाहारः जोड़ते चले जाओगे, ये सब किस श्रेणी में आते हैं, ये सब आ जाएंगे आपके आपके किसमें, संज्ञा परिभाषम, संज्ञा चा परिभाषा चा तेषाम समाहारः, ये सब किस में आ जाएंगे, किसके उदाहरण हो जाएंगे, सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे आपके किस द्वंद्व के, समाहार द्वंद्व के। जो तीसरा बच्चा है कहते हैं एक शेष द्वंद्व, कौन सा कहेंगे, एक शेष द्वंद्व, एक शेष, नाम से पता चल गया, एक शेष, जहां पर एक ही शेष बचे, समास होके कोई एक ही बचे, एक ही पद बचे, वो क्या है, एक शेष द्वंद्व समास, इसमें एक ही शेष बचे। जैसे अभी आपको हम जैसे लिखते हैं क्या, पितरौ, याद रखना, जैसे पितरौ। अब इसका उदाहरण जो विग्रह होगा, माता चा पिता चा, लेकिन इसमें ध्यान ये भी देना है कि किसके समासिक पद किसके अनुसार होगा, तो जो पुल्लिंग वाला पद होता है उसी से जुड़ा हुआ होता है। इससे माता चा पिता चा, मातरौ नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, पितरौ, क्या लिखा गया, पितरौ। जैसे आगे लिखा जाएगा पुत्रौ, क्या लिखा जाएगा, पुत्रौ, अब पुत्रश्च कीजिएगा, पुत्रश्च पुत्री च, समझ में आया, पुत्रश्च पुत्री च। अब यहाँ पुत्र पुल्लिंग है तो उसी के अनुसार सामासिक पद बना है, पुत्रियऊ नहीं बना, क्या बना है, यहाँ मातरऊ नहीं बना है, यहाँ पुत्रऊ बना है, समझ में क्या बना है, पुत्रऊ। जैसे हंसऊ, क्या है, हंसऊ, ध्यान देना पुल्लिंग के अनुसार ही बन रहा है, हंसऊ, क्या बनेगा, हंसः चा हंसी चा, समझ में आया। अब यहाँ पे हंसा हंसी दू की बात करेंगे, शेष क्या बचा है, एक कहीं तो बचा है हंसऊ, पुता पुत्र पुत्री की बात की जा रही, लेकिन शेष क्या बचा, केवल एक बचा, पुत्रऊ,
माता और पिता की बात की जा रही, बचा कौन? तो यहाँ पे एक ही बचा, कौन सा, तो कहोगे पितरौ। जैसे दुहितरौ, क्या है, एक उदाहरण लिखो। दुहितरौ क्या है उदाहरण? दुहितरौ। अब यहाँ क्या होगा? दुहिताचा, दुहिताचा, दो दुहिता की बात हो रही है, ठीक है। दुहिताचा, दुहिताचा, याद रखना। दुहितारों का उदाहरण क्या हो, विग्रह क्या होगा? दुहिताचा, दुहिताचा, याद रखना। भ्रातरौ, क्या कर लेते हैं? है जी। लिख लो उदाहरण, जैसे लिखते हैं भ्रातरौ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे भ्रातरौ, तो भ्राताचा, स्वसाचा, भ्राताचा क्या होगा? स्वसाचा। भ्राताचा, स्वसाचा। ससुरौ, वारे ससुरौ, ससुरौ, ठीक है। ससुर शब्द होता है सश्रुह चा, सश्रुह चा, ससुरः च, ससुरश्च, ऐसे लिख। ससुर मतलब ससुर जी, ससुर मतलब सासू माँ। तो यहाँ सासू माँ और ससुर, लेकिन जो इसका एक शेष बचा वो क्या बचा? पुल्लिंग में बचा, स्वसुरौ। भ्राता चा स्वसा, स्वसा स्त्रीलिंग है, भ्राता पुल्लिंग है। तो जो, लेकिन जो सामासिक पद बना किसके? पुल्लिंग के साथ, भ्रातरौ। दुहिता चा, दुहिता चा, दुहितरौ। हंसौ, हंसा चा, हंसी चा, हंसौ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब उदाहरण किसके हैं भैया? ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके किसके? एक शेष द्वंद्व के। देखिए, एक शेष द्वंद्व के लिए हम कुछ एक विशेष बात आपसे हम कहेंगे, लिखेंगे, याद रखिएगा। विशेष बात इसी एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत ही है, एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत ही हम बताएंगे, है ना जी। ये है जैसे एकादश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये सब जो है क्या है? ये सब क्या है? ये जब संख्या है, संख्या देखा तो आपके मन में एक बार लालच आएगी, एक बार लालच आएगी किसकी? कि इसको हम द्विगु समास मान ले, क्योंकि संख्या का प्रयोग किया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावे शिक्षक और शिक्षिकाओं, अब यहाँ पे आपको, हमको जब एकादश, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश इत्यादि संख्याएं आए, वहां पे आपको क्या समास करना है? वहां पे आपको एक शेष द्वंद्व करना है। कौन सा करना है? एक शेष, या वहां पे दो सीधे से द्वंद्व समास बताना है, द्विगु। और पहले ऑप्शन में द्विगु समास, एकादश पूछे, एकादश में कौन सा समास है? तो आपको पहले ऑप्शन देगा द्विगु समास। क्या देगा भैया? द्विगु समास। लेकिन क्या होता है? क्या द्विगु समास होता है? नहीं होता है। इसका जो विग्रह होता है कुछ इस तरीके से होता है। एकचः, एकः च दश्च, एकः च दश्च, द्वास, द्वादश, द्वौचा, दसचा, क्या होगा इसका? द्वौचा, दसचा, द्वौचा, दसचा, द्वौचा, दसचा, त्रयोदश। कुछ नहीं करना है, भले त्रयो आपको संख्या दिखा, संख्या दिखा तो आप सीधे आंखें बंद करके द्विगु नहीं मारना है। मैंने बता दिया, संख्या लिखा है, गिनती वाली संख्या है, तो वहां पे क्या बनाना है आपको? द्वंद्व समास बताना है। क्या बताना है? तयाचा, दसचा, क्या है? तया है, याद रखना। द्वादश याद का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट सारी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इतने में कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ें। अब यहाँ तक पूरा का पूरा आपका हो जाता है द्वंद्व समास समाप्त। मैंने क्या पढ़ा द्वंद्व समास में, एक नजर डाल लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ, इतरेतर से पढ़ रहे थे। उभय दोनों पद की प्रधानता होती है, तभी द्वंद्व हो पाएगा। सीताराम, सीताचाराम से इस तरह से आपने इतरेतर जो अलग अलग अर्थ रख रहे हो। उसके बाद शिव केशव नर नारियो, शिव केशव नर नारियो, नरस नर जायापति, जमपति, दंपति, जाया च पतिश्च, इसका विग्रह होता है। फिर आगे आपने समाहार, जहां पर समूह का बोध कराया, पाणी पादो, पाणी च पादम च, तेषाम समाहार, उनका समूह।
रथिका च अश्वारोही च, कोई सेना है उसमें रथिक भी हैं अश्वारोही भी हैं। अहि च नकुलश्च, सांप भी है वो, तो दोनों का समूह। और अहस रात्रि से रात्र और दिन का समूह। समूह का बोध का है समाहार, एक शेष हो जिसमें एक शेष बच जाए। जैसे और जो एक शेष बचता है किसके अनुसार, तो उसमें जो भी दो पद होते हैं उसमें जो पुल्लिंग पद होता है उसी के अनुसार से सामासिक पद बनता है। माना आ गया माता चा पिता चा का जो है एक शेष द्वंद्व में क्या है, मतलब इसका सामासिक पद क्या होगा, मातरो होगा कि पितरो होगा। तो याद रखना जो पुल्लिंग है उसी के अनुसार बदलेगा। पिता है पुल्लिंग तो पितरो हो जाएगा। पुत्रश्च पुत्रिश्च तो पुत्र के हिसाब से नहीं, पुत्र के हिसाब से पुत्र हो गया, ठीक है। हंसा च हंसी च, हंसी के अनुसार नहीं, हंस के अनुसार हंसो हो जाएगा। दुहिता चा दुहिता चा, यानी भ्राता चा स्वसा चा। स्वसा मतलब होता है बहन, भ्राता मतलब होता है भाई। तो यहाँ पे इसका जो सामासिक विग्रह समास जो सामासिक पद होगा स्वसौ नहीं होगा, भ्रातरौ होगा। क्यों, भ्राता पुल्लिंग है। श्वश्रु च ससुरश्च, ससुर मतलब सासू माँ और ससुर मतलब ससुर जी। तो भैया ससुर जी के अनुसार जो सामासिक पद बनेगा वो सासू जी के अनुसार नहीं बनेगा, ससुर के हिसाब से बनेगा। इसे लिखा है ससुरव। और जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ आंखी गड़ा के देख लो और अच्छे से देख लो। एकादश द्वादश त्रयोदश, संख्या देखा, संख्या पूर्वो दिगु आपने समास पढ़ा है, आंखी बंद करके भी दिगु समास मत मारना, क्योंकि ये गिनतियों संख्या मतलब जो गिनती हम गिनते हैं वो वाला समास है। एकादश द्वादश त्रयोदश इत्यादि इन सब में कौन सा समास होता है, तो आपको बताना होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा द्वंद्व समास। समझे कि नहीं समझे, चलते हैं एक समास और बचा है, आपका समय तो अभी है ही है। तो एक छोटा सा ही वीडियो था, आप क्या बताएं, मतलब कि शुरुआत कहो तो कर दें क्योंकि उसमें भेदों पर भेद हैं। थोड़ा सा जल्दी से आपको निपटाने का प्रयास कर दें, जल्दी से आप देख लें। बहुव्रीहि समास, कौन सा, बहुव्रीहि समास, कौन सा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। हमारा स्टूडियो होए, हमारी क्लास है, चाहिए इतनी देर पर आप तो पढ़ने वाले हैं, तो जब आप नहीं हारेंगे तो हम काहे हारे, होगी देखा जाएगा। अब बहुव्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, हम ना जाना नहीं, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। क्या होगा इसका, जो क्या कहते हैं अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अस्तु, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, परिचय करा देंगे, इसके बारे में आपको हम कल बताएंगे, और तो परिचय समझ लीजिएगा। अन्य पदार्थ, इसमें आपने देखा होगा कहीं पूर्व पद प्रधान समासों में देखा होगा, कहीं पूर्व पद की प्रधानता हो रही है, कहीं उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, और कहीं पर आपके उभय पद की प्रधानता होती, कहीं कहते हैं किसी की प्रधानता नहीं, किसी अन्य। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जहां पर ना तो पूर्व पद की प्रधानता हो ना तो उत्तर पद की प्रधानता हो, दोनों पद मिलकर, पूर्व और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बतलाएं, वहां पे समास कौन सा होता है मेरे दोस्तों, वहां पे होता है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास होता है। कभी कभी पूछता है कि जहां पर पूर्व और उत्तर पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बतला रहे हो, वहां समास कौन सा होगा, तो वहां पे होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आया। अब बहुब्रीहि समास भी जो है आपका दो होता है, ठीक है जी, ये भी दो होता है, एक समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। समझ में आया, एक समानाधिकरण, एक होता है आपका व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण और व्यधिकरण, समानाधिकरण क्या होता है, जिसमें समान विभक्तियों का प्रयोग हो, किसमें, याद रखना, मैं आपको केवल ब्रीफ कर रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा कल बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। समानाधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण मतलब जिसमें दोनों, मतलब दोनों पद में, दोनों पद बोले तो पूर्व पद उत्तर पद में, दोनों पद में समान विभक्ति का प्रयोग। समझ में आया। समान विभक्ति का प्रयोग, ठीक है, तो समानाधिकरण होगा। व्यधिकरण क्या है, जब दोनों पद में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो, ठीक है।
संयुक्त दोनों पद में समान विभक्तियों का प्रयोग ना हो। प्रयोग ना हो तो क्या है, विधिकरण है। हम आप इसको, ये थोड़ा सा थीम थी, याद रखना, मन में बिठाए रखना, ताकि जब अगली क्लास में इसको हम आपसे डिस्कस करें तो आप अच्छे से समझ पाओ बहुब्रीही समास को। अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीही, इसका ये सूत्र होता है, इसका ये सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा बताने वाला ये लाइन है, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीही। बाकी होते कितने हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण में से तात्पर्य क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद में जो विभक्तियां होंगी वो समान से एक जैसी रहेंगी, हाँ जी दोनों। अब व्यधिकरण में क्या होगा, पूर्व पद में कुछ और विभक्ति होगी, उत्तर पद में कुछ और विभक्ति होगी, तो व्यधिकरण तत्पुरुष, सॉरी कर्म बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि इसको भेदों के भेद 2 3 4 हैं, और भी इसके अंतर्गत व्यतिहार मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, बाकी व्यतिहार कर्म बहुव्रीहि और ऐसे 1 2 और बहुव्रीहि हैं, तो आएंगे, इसलिए इसके लिए भी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। बाकी बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार, शुभम होयात सर्वदा।